हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक की बातें की थी और एसएचई के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिए थे। यहां तक की बात हम लोग कर चुके। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोगों ने निकाले थे एसएचई के रिस्पेक्ट में सारे के सारे, उन सबको जब एक ऑर्डर में अरेंज किया गया उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो हम लोगों को सीरीज मिली उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या उसी को कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो लिखिए नीचे, when the electrode potential या SRP, when the SRP values are arranged in increasing order, the obtained series is known as electrochemical series। इसको ECS भी कहते हैं। तब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। बेटे, the active metals मतलब alkali and alkaline earth metals, ये एक्टिव मेटल्स है, are found to having very less value of SRP। जितने भी एक्टिव मेटल्स थे, जितने भी सक्रिय धातुएं थी जिनमें कोरोजन या जिनमें रस्टिंग बहुत आसानी से हो जा रही थी, उनका SRP बहुत कम पाया गया। उनका SRP बहुत कम पाया गया। इससे ये प्राप्त पता चला कि वो सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। वो बहुत अच्छे, बहुत आसानी से जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते। इसीलिए जितने भी एक्टिव मेटल्स थे वे सारे के सारे अच्छे अपचायक या अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स पाए गए। जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो एक्टिविटी मेटल्स की डिक्रीज करती चली जाती है, घटती चली जाती है, और हाइड्रोजन के नीचे आने वाले जो मेटल्स हैं वो बहुत कम एक्टिव है। यहां तक कि जो गोल्ड है, गोल्ड जैसे मेटल, वो इनर्ट कहे जाते हैं क्योंकि गोल्ड तो H2SO4 से भी कोई क्रिया नहीं करता। तो नीचे से एक दो पॉइंट ये भी लिख लीजिए। देखो, इसके लिए मैं एक आप लोगों को लाइन लिखाई दे रहा हूं, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप याद कर लीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान रखना अच्छा है। जैसे देखो, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकता है।
केदारनाथ, पोटेशियम, सोडियम, काफ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये एक सीरीज एक्टिव मेटल्स की आप ध्यान रख सकते। बेटे ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये सारे के सारे ऊपर देखो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, आगे अब हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से सारी की सारी सीरीज। मैं ये नहीं कह रहा आप सारी याद करो, थोड़े बहुत याद रखो। जैसे बीच में हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के लिए एसआरपी का मान 0.0 वोल्ट मान लिया गया है, कल भी बताया। इसके बाद क्या आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा, एयू, एजी और एयू। तो ध्यान रखिएगा कौन हाइड्रोजन के नीचे है, कौन हाइड्रोजन के ऊपर है, थोड़ा बहुत सीरीज वैल्यूज को आपको बेटा दी जाएंगी, तो उनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ते। द एलिमेंट possessing position above in electrochemical series will displace the other from its salt, which is at lower position in ECS। जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दे। जैसे देखो बेटे, अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूं तो कॉपर, जरा मैं ऊपर देखे, जिंक आ रहा है ऊपर यहां जरा, और हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है कॉपर, तो कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आ रहा है, तो कॉपर के साल्ट सॉल्यूशन में से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर क्या बना लेगा? ZnSO4 प्लस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn की वैल्यू क्या थी? कम थी। किससे? E0 Cu2 पॉजिटिव टू C। मैं चाहूं तो वैल्यू मुझे याद है, मैं आपको बता सकता हूं। इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। तो मैंने कहा ऊपर से नीचे आने पर एसआरपी लगातार इंक्रीज करेगा। तो ऊपर कौन आएगा? जिसका एसआरपी कम हो। नीचे कौन आएगा? जिसका एसआरपी ज्यादा। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो एलिमेंट ऊपर आ रहे हैं वो अपने से नीचे आने वाले एलिमेंट को उनके साल्ट सॉल्यूशन में से आसानी से डिस्प्लेस कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट। The elements possessing position
एबव हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। इसका मतलब अगर कोई मेटल हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा किसको, हाइड्रोजन। कहां से, एसिड्स। जैसे देखो अगर मैं कहूं Zn प्लस H2SO4 तो ये प्रोसेस हो जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी। ये लैब मेथड भी है हाइड्रोजन बनाने का। लेकिन अगर मैं कहूं कॉपर प्लस H2SO4 तो बेटा ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे। तो जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मतलब जिनका एसआरपी हाइड्रोजन से कम है, वो अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ये सब कुछ पॉइंट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिखा रहा हूं। स्पीसीज possessing less value of E0 reduction are electropositive and also acts as reducing agent, while species possessing more positive value of E0 reduction are electronegative and also acts as oxidizing agent। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे मैं अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो उसमें आपके आ जाएंगे एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। एल्कलाइन में मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट तरीके से काम। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग, चलिए अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें X2 हेलोजेंस, F2, Cl2, Br2, ये सब क्या है, इनका E0 रिडक्शन पॉजिटिव होता है, हाईली पॉजिटिव होता है। तो ये किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। इसलिए यहां पर मैंने स्पीसीज वर्ड का यूज किया है, मेटल का नहीं, क्योंकि मेटल तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही? नेक्स्ट, the metals having lesser value of SRP
या E0 reduction are more easily corroded as compared to those having greater value of SR. सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आसानी से कोरोजन होता है। सोडियम पोटेशियम में तो इतनी जल्दी कोरोजन होता है कि इनको हवा में रखा ही नहीं जा सकता, इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। अब जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाओगे, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड में तो E0 रिडक्शन पॉजिटिव हो जाता है, तो इनका कोरोजन बहुत स्लो हो जाता है। तो जैसे जैसे E0 रिडक्शन पॉजिटिव की तरफ आता रहेगा, वैसे वैसे कोरोजन का रेट डिक्रीज करता रहेगा। तो जिनका E0 रिडक्शन निगेटिव की तरफ है, वो बहुत जल्दी कोरोड होंगे। एयर के कांटेक्ट में आते ही उनमें एक ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी, और किसी भी मेटल के ऊपर वाली सरफेस एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ऑक्साइड बना ले, इसी प्रोसेस को कोरोजन या संक्षारण कहते हैं, या जंग लगना कहते हैं। अच्छा, इस जंग लगने से क्या होता है? ईटिंग अप ऑफ द मेटल को लगातार ऑक्साइड बनते चले जाता है और उसके ऊपर से निकलते चले जाते हैं। तो धीमे धीमे मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगातार डिक्रीज करती चली जाती है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ पॉइंट्स समझाए। ये सीरीज आप लोगों की जो है बुक में बनी हुई है, और उसमें टेबल में हर एक का E0 प्रोडक्शन का वैल्यू दिया, वहां से आप देख सकते कौन से मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं, कौन से हाइड्रोजन के नीचे हैं, किस में कोरोजन जल्दी हो जाएगा, कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, कौन रिड्यूसिंग इन नेचर है। ये सब क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछे जाए। जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज बेटे आपको दी जाए। मेरी बात समझ में आ रही? वो सारी वैल्यूज, किसका E0 प्रोडक्शन क्या है, आपको पेपर में दिया जाएगा, तो वैल्यू आपको याद करने की कोई आवश्यकता। चलिए आगे बढ़ते। E0 रिडक्शन की ये वैल्यूज जो हमने एक टेबुलर फॉर्म में रखी, जिसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा, इससे हमको ये तो पता चल गया कि कौन सा मेटल ज्यादा एक्टिव है, कौन सा मेटल कम एक्टिव है, कौन सा मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा एसिड से, कौन सा मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेगा, कौन सा मेटल किस दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ये सारी बातें तो हमको पता चल। बेटे इनको एक समराइज कर लेते, और समराइज करने के लिए हमने एक वर्ड निकाला जिसका नाम है EMF ऑफ द सेल। तो हेडिंग डालेंगे EMF ऑफ द सेल। सेल का EMF। हिंदी में कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। शायद ये ब नहीं व होगा, विद्युत वाहक बल। हिंदी की थोड़ी स्पेलिंग देख के चलिएगा बेटा आप लोग। विद्युत वाहक, ध्यान दीजिए। एक आध दो चीजें याद करवाता हूं जो मैंने उस दिन भी कराई। एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाए, कैथोड
हमेशा राइट हैंड साइड, एनोड की पोजीशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगी, कैथोड की पोजीशन हमेशा राइट हैंड साइड होगी इन ए सेल। अच्छा, विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या कोई फोर्स है? नहीं, ये फोर्स नहीं, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे निकालते हैं? तो ईएमएफ ऑफ द सेल या ई सेल बराबर होता है ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। ई सेल का मतलब है ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। चलिए भैया, मैंने आपको पिछले क्लास में एक चीज बताई थी कि अगर हम कहीं पर भी इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वैज्ञानिक उसे मानता है कि वो अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस है, मान्य है कि आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नहीं। तो ई के नीचे ई रिडक्शन लिखना अब कोई जरूरी नहीं रह गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है ई सेल बराबर ई राइट, राइट में कौन है? कैथोड, माइनस ई लेफ्ट। ऐसे भी लिखा जा सकता। अच्छा चलो, अगर ये ऊपर वाले को चेंज करना हो, आपको मैंने पिछली बार बताया था किसी भी एक स्पीसीज के लिए ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट। तो जरा इसको चेंज करके देख सकते हैं। ई सेल बराबर ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई ऑक्सीडेशन ऑफ एन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ई को हमेशा ई रिडक्शन मानेंगे तो फिर ई ऑक्सीडेशन को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा है, ई के नीचे ऑक्सीडेशन दिखाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा या ई रिडक्शन लिखा है तो उसको ई रिडक्शन ही माने, कुछ नहीं लिखा तो भी ई रिडक्शन ही माने, तो ई ऑक्सीडेशन को लिखना पड़ेगा। चलिए और क्या लिख सकते हैं? ई सेल को, सॉरी माइनस में प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पहले से था, माइनस और आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। चलिए और क्या कह सकते हैं? अब ई रिडक्शन ऑफ एनोड और ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड को अगर मैं ऑक्सीडेशन में चेंज करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो तुरंत मुझे बताइए, कोई समस्या है? जल्दी नहीं, ये सेल का ईएमएफ है। चलिए आगे बढ़ते। अगर यही ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला जाए तो इसको कहेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। मानक विद्युत वाहक बल।
सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 बार का प्रेशर हो, 1 m का कंसंट्रेशन हो और जो है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मानक स्थितियां मैंने एसएचई जब पढ़ाया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो आपको बताई। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो क्या करें? कुछ नहीं बेटे, सिर्फ ई नॉट लगा दो तो वैल्यू हो जाएगी ई नॉट सेल बराबर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब ये तो हम समझ चुके हैं कि जब सिर्फ ई नॉट लिखा है और कुछ नहीं लिखा तो ये किसकी वैल्यू है? अपचयन विभव की। जब ई नॉट लिखा है और कुछ नहीं लिखा तो इसको हम क्या मान के चलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। अब तक किसी को कोई समस्या नहीं? वेरी गुड। डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल, इन दोनों का एक रिलेशनशिप होता है। इसकी बात कर, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -NF ई नॉट सेल। और हम ये अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः। अच्छा, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो प्रक्रम अस्वतः होगा, मतलब नहीं होगा। प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी नॉट 0 है तो प्रोसेस में इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप करे। अब आप लोग अपने आप मुझे बताएं, क्या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव है तो ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? तो ई नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी ये वैल्यू -NF ई नॉट सेल निगेटिव आई। अगर ई नॉट की वैल्यू निगेटिव हो गई तो निगेटिव और निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया। तो क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए कि ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब तो डेल्टा जी नॉट निगेटिव है। ई नॉट सेल अगर निगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्रोसेस नहीं हो। तो ठीक उल्टा आ गया कि अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, तो डेल्टा जी नॉट निगेटिव रखने के लिए ई नॉट सेल वैल्यू मुझे पॉजिटिव रखनी पड़ेगी या होनी चाहिए, जो प्रोसेस में करा रहा हूं उसके। तो अगर प्रोसेस में ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। यहां लिख लो, इस केस के लिए ये वाला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और यहां भी लिख, इस केस के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
चलो आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन है, कैन वी प्लेस copper sulfate in a container of zinc safely? आंसर है यस या नो। टिक लगाना है। क्या हम जिंक के एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं? चलिए बात करते हैं, यस या नो, रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर मैं किसी जिंक के कंटेनर में ये कंटेनर जिंक का है, ठीक है, और इसमें मैं CuSO4 रखता हूं, तो रिएक्शन क्या हो जाए? Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus C। अब आपको ये पता करना है क्या ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन हो गई तो आप सेफली नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा, जिंक रिएक्ट कर लेगा कॉपर सल्फेट से। और अगर ये रिएक्शन नहीं हुई तो आप सेफली रख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपने जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट को रखा था जिंक के कंटेनर में, आपको लास्ट में भी जाके कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर ये रिएक्शन हो गई तो आपने रखा तो कॉपर सल्फेट था, वो बन जाएगा जिंक सल्फेट, और जिंक के पात्र में छोटे 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 छेद हो जाएंगे, जिंक को वहां से कॉपर सल्फेट खा ले। तो क्या रखना उचित होगा? क्या रखना सेफ होगा? क्या रखा जा सकता है? नहीं। तो वो यही पूछ रहा है कि रखा जा सकता है या नहीं। तो आपको ये पता करना है ये रिएक्शन होगी या नहीं। अगर ये रिएक्शन होगी तो नहीं रखा जा सकता, और अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो रखा जा सकता। तो चलिए बात करते, कैसे पता करें। इसके लिए E0 सेल की वैल्यू निकालो, ठीक है। जिंक से जिंक सल्फेट बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये एनोड है। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर आयन कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड। ये आपको दिया जाएगा कि E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, और E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu जो है वो +0.34 वोल्ट। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन होगा। अब हमको ये पता करना है रिएक्शन होगी या नहीं होगी। रिएक्शन तब होगी जब E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो निकाल लो इसके लिए E0 सेल। तो E0 सेल क्या होता है? E राइट माइनस E लेफ्ट। E मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, राइट मतलब कैथोड, E मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, लेफ्ट मतलब एनोड। तो राइट में कौन सा होगा और लेफ्ट में कौन सा होगा? बेटा ये कॉपर है, ये कैथोड है, ये राइट में होगा। जिंक है, ये एनोड है, ये लेफ्ट में होगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है। और दूसरी बात ये भी है कि जिंक का रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी ऑक्सीडेशन होगा। वैसे सही बात तो यही कि जिंक का जो आपने रिएक्शन किया है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिंक का ऑक्सीडेशन, इसलिए आपको ई रिडक्शन की जगह कैथोड रखना पड़ेगा और ई ऑक्सीडेशन की जगह एनोड, मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई राइट में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है 0.34 माइनस ई लेफ्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है -0.76। ये कितना आ जाएगा? 6 4 10 0 1 1.10 माइनस माइनस हो गया प्लस,
तो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू प्लस में आ गई, तो ई नॉट रिडक्शन है प्लस में, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस। तो क्या बेटे ये रिएक्शन होगी? यस, ये रिएक्शन होगी। इसीलिए क्या सेफ है? नो, सेफ नहीं है, रख मत देना, रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर सल्फेट बचेगा नहीं, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक के कंटेनर में छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? छेद हो जाएंगे, खराब हो जाएगा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल के हम लोग किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसको हम आसानी से बता सकते हैं। ये मैंने आज आपको ईएमएफ की बात बताई। नेक्स्ट टर्न पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ ले चलूं। थैंक यू।